दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरा विशेष टॉपिक है एमवे के ऊपर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर के बहुत सारे लोगों का ये मानना है और ये सच्चाई भी है कि ईडी गलत नहीं हो सकती। जो कार्रवाई एमवे के खिलाफ हुई है उसमें कोई तो दम होगा, कोई तो विषय होगा। केवल आरोप लगा देने के बाद यूं ही किसी की संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता, अटैच नहीं किया जा सकता। आज मैं इसी वास्तविक सच्चाई को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आखिर ईडी को ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से एमवे की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई ईडी को करनी पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि मामला 2011 का है। शिकायत दी गई थी कि एमवे पिरामिड फ्रॉड चलाता है, लोगों को गुमराह करते हैं, बहकाते हैं, चिटफंड करते हैं। इस तरह के आरोप लगा करके शिकायतें हुई और शिकायत होने के बाद बहुत सारा समय जांचों में लगा, जांच होती रही और लास्ट 2022 में आकर के एमवे की 757 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया, बंधक बनाया गया कि वो उस संपत्ति को बेचकर कंपनी चली ना जाए, ताकि वो उस केस का सामना करे जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं। सवाल ये आता है, क्या केवल आरोप लगा देने से ईडी ने ये कार्रवाई की? ईडी इतनी नासमझ है कि वो यूं ही कोई आरोप लगाएगा और कार्रवाई हो जाएगी? बहुत सारे लोगों ने ये बात को समझाने की कोशिश की कि शायद ये जो कार्रवाई हुई है एमवे के खिलाफ, ये किसी के विरोध का कारण है, किसी की साजिश के का कारण है। किसी ने कहा कि ये नासमझी है। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो कारण होगा। आज मैं वही कारण आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से ईडी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और एमवे को इतनी बड़ी मुश्किलों में आना पड़ा। मैंने जितने भी वीडियो अभी तक दिए वो केवल इस बात पर थे कि ईडी की जो कार्रवाई एमवे के खिलाफ हुई है और उस बात को जो गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से या कुछ और सोशल नेटवर्करों के माध्यम से, वो गलत है। इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है, कार्रवाई होने के प्रमुख कारण क्या हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूं। अब ये गलती है, इसके ऊपर एमवे को नुकसान होगा, फायदा होगा, ये बात की बात है। लेकिन गलती क्या नजर आती है जिसके ऊपर यह कार्रवाई हुई है, जिसे फोकस करके कार्रवाई की गई है। मेरे पास ये प्रेस रिलीज है 18/4/2022 को, जब प्रेस रिलीज दिया था ईडी ने, उसमें लिखा गया कि एमवे हैज ब्रॉट ₹21 करोड़ 39 लाख एज ए शेयर कैपिटल इन इंडिया 96-97। यानी जब एमवे ने अपना काम अमेरिका से आकर के इंडिया में शुरू किया 96-97 में, ऑफिशियली शुरुआत इसकी 98 में हुई। जो प्रोडक्ट की सेल परचेज शुरू हुई थी 5 मई 98 से हुई, लेकिन उससे पहले ऑफिस शुरू कर दिए थे, काम शुरू कर दिया था। तो उन्होंने 21 करोड़ 39 लाख रुपए अमेरिका से ला करके यहाँ इन्वेस्ट किया, खर्चा किया, लगाया। कंपनी ने, अगर हम बात करें वार्षिक वर्ष 2020-21 की, फिस्कल ईयर 2021 तक, कम से कम 2859 करोड़ 10 लाख रुपए अपनी पेरेंटल कंपनी को दिए। कुछ दिए रॉयल्टी के नाम पर, कुछ दिए डिविडेंड। इस तरह से कुल मिलाकर जो वहाँ पैसा भेजा एमवे को, एमवे कॉरपोरेशन को, एमवे इंडिया ने 2859 करोड़ 10 लाख रुपए भेज दिया। और ये भेजा गया 2002 से लेकर के 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक का ये हिसाब है। इस बीच में जो टर्नओवर किया, टोटल कारोबार किया, वो किया 27,562 करोड़।
मैंने ये बात कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों से भी पूछी थी कि आप बताइए कि 2002 से ही एमवे के टर्नओवर की बात क्यों की जा रही है, क्यों 98 से बात नहीं की जा रही है? क्योंकि क्लू यही है कि 2002 से पैसा भेजना शुरू हुआ रॉयल्टी का और डिविडेंड के रूप में। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये पैसा भेजा क्यों जाता है, विदेश कैसे पैसा जाता है। कोई भी कंपनी आती है भारत में तो वो कैसे पैसा विदेश में लेके जाती है, क्योंकि ये प्रचलन और ये चलन बहुत पहले से रहा है कि ये विदेशी कंपनी है, ये देश को लूट करके पैसा बाहर ले जाएगी। तो बाहर पैसा ले जाने के नियम होते हैं और नियम ये हैं कि जब आप कोई कंपनी भारत में आके खोलते हैं तो कंपनी के डायरेक्टर तो भारत के ही हैं, एमवे इंडिया के, क्योंकि एमवे इंडिया है, लेकिन इसकी पेरेंटल कंपनी एमवे कारपोरेशन है जो अमेरिका से है। उन्होंने यहाँ एक आके नई कंपनी बनाई, यहाँ के डायरेक्टर रखे, उनको सैलरी देते हैं 10 लाख 12 लाख जो भी उनकी सैलरी है। कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है वो भारत में ही रहता है, वो अमेरिका का नहीं हो सकता, बाहर नहीं ले जाया जा सकता उसको, क्योंकि ये कंपनी का रूल है, कंपनी का प्रॉफिट भारत में ही रहेगा, कंपनी का ही रहेगा। तो फिर बाहरी लोग आके क्यों भारत में कंपनी खोल रहे हैं? क्यों एमवे ने आके यहाँ अपना इन्वेस्ट किया और यहाँ पैसा लगाया और अपनी टेक्नोलॉजी को दिया? इसके लिए वो रॉयल्टी लेते हैं। पेरेंटल कंपनी इंडियन एमवे से, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस से रॉयल्टी लेगी, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी दी है, उन्होंने व्यवसाय दिया है, उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं, उन्होंने अच्छा रॉ मटेरियल दिया है और पूरा का पूरा डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय दिया है, इसलिए वो रॉयल्टी लेते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जितनी रॉयल्टी ली गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईडी को लगता है कि एमवे कारपोरेशन, एमवे अमेरिका ने इंडिया में जो एमवे इंडिया चलती है उससे ज़्यादा रॉयल्टी ले ली है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 27,500 करोड़ का टोटल टर्नओवर हुआ है। 27,562 करोड़ के टोटल टर्नओवर से जो रॉयल्टी और डिविडेंड के नाम पे पैसा गया है वो गया है 2,859 करोड़। यानी मोटा मोटी अगर हम इसे माने तो लगभग 10%, यानी टोटल टर्नओवर का 10% रॉयल्टी और डिविडेंड के नाम पे अमेरिका चला गया, पेरेंटल कंपनी को चला गया। ये सक्की सुई होती है ईडी को, और आपको भी लगेगा कि इतना पैसा बाहर गया है, लेकिन क्या ये गैर कानूनी गया है, गलत तरीके से गया है जो ईडी को शंका है, या ये नियम के तहत गया है? अब नियम क्या कहते हैं? नियम ये है कि जब भी कोई पैसा यहां से जाएगा, उनका टेंडर क्या हुआ, उनके आपसी समझौते में क्या लिखा गया, और कैसे जस्टिफाई होगा कि आप 10% पैसा ले सकते हैं, क्या आप इतना बड़ा ब्रांड हैं? ये सब कुछ तय होता है ब्रांडिंग के ऊपर, कि अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी भारत को दे रहे हैं, आप अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, आप अच्छे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने में मदद कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आपकी वैल्यू है उतनी तो ठीक है, आप उतनी रॉयल्टी तो ले सकते हैं। तो उन्होंने उसी के तहत उस रॉयल्टी को लिया है। अब वो जस्टिफिकेशन होगा कोर्ट में जाके कि ये गलत था या सही था। और मैं ये मानता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एमवे एक बड़ा ब्रांड है। एमवे ने कई सारे, एक नहीं कई सारे ब्रांडों को भारत को, एमवे इंडिया को दिया है। एमवे कारपोरेशन अमेरिका ने एमवे इंडिया को कई सारे बड़े ब्रांडों को दिया है, जिसमें एसेट एक बड़ा ब्रांड है, एक्सेस एक बड़ा ब्रांड है, अगर बात करें एलओसी एक बड़ा ब्रांड है, न्यूट्रीलाइट एक बड़ा ब्रांड है, आर्टिस्ट्री एक बड़ा ब्रांड है, अपनी खुद की रिसर्च सेंटर्स हैं, इनके बड़े बड़े लैबोरेटरियाँ हैं, इनकी बड़ी रिसर्च हैं। एक हमारे तथाकथित पत्रकार ने कहा भी था कि भाई रिसर्च के नाम पर तो ये कुछ खर्चा करते ही नहीं है। तो यहाँ इंडिया में अब रिसर्च पे खर्चा नहीं होता उतना ज़्यादा, जो ऑलरेडी एमवे अमेरिका रिसर्च पे खर्चा कर चुका, उस टेक्नोलॉजी को, उस रिसर्च को वो प्रोवाइड करवा रहा है भारत को, तो उसके लिए वो रॉयल्टी, अच्छी खासी रॉयल्टी ले रहा है। तो वो रॉयल्टी जाती है लगभग 10% के आसपास। असल जो मामला बना, असल जो शक की सुई गई ईडी की एमवे के ऊपर, और उन्हें लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए,
तो ये जांच का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु यही बना है और इसी को लेकर के सारा मामला है। और ये केवल भारत में हुआ हो ऐसा नहीं है, ये लगभग 150 देशों में जब जहाँ जहाँ एमवे गई है, जहाँ जहाँ उसने अपने व्यापार को स्थापित किया है, जहाँ जहाँ उस देशों में जाके कंपनियां बनी हैं, वहाँ से एमवे अमेरिका, एमवे कॉरपोरेशन वहाँ से रॉयल्टी लेती है और उस रॉयल्टी को लेके कई देशों में ऐसे विवाद हुए हैं और बाद में वो जस्टिफिकेशन आया है, क्योंकि अभी ईडी को भी नहीं पता है, अभी यहाँ की कोर्ट को भी नहीं पता है कि ये कौन से ब्रांड हैं, कितने बड़े हैं, किस तरह से ये ब्रांडिंग करते हैं, किस तरह से रिसर्च करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी तो मिथ्या बातें हैं, पिरामिड को ही लेके हो रही हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई का केंद्र बिंदु है वो यही रॉयल्टी वाला मामला है। जहाँ तक पिरामिड फ्रॉड की बात है और आरोप लगाने की बात है कि लोग वो ठगते थे, नीचे बनाते थे, प्रोडक्ट देने पे फोकस रहता था, ये सब एक शिकायत का मामला है, ये सब एक आरोप लगाने का मामला है और ये विषय बिल्कुल डिफरेंट है। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं, बहस पहले भी हुई है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो दिए कि विशेषकर एमवे का प्लान तो पिरामिड फ्रॉड में आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। भले ही जो आज ट्रेंड चल रहा है मार्केट में 2 लाख 3 लाख और 4 लाख वाला, हो सकता है कि वो एक बार के लिए इस पिरामिड का हिस्सा बनते हो या नहीं बनते हो, मैं नहीं जानता, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह से एमवे ने मॉडल प्लान दिया हुआ है, कंज्यूमर बेस दिया है और कंज्यूमर से प्रोडक्ट सेल होता है और उसे प्रोडक्ट का कमीशन बांटा जाता है, तो यकीनन ये जो पूरा का पूरा मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मेरा अपना अनुमान है, मुझे लगता है इस ईडी की इस प्रेस रिलीज को देखने के बाद और इस पहरा को देखने के बाद, तो असली मामला है रॉयल्टी और डिविडेंड को लेकर के। तो ये एक खबर थी, बड़ी खबर थी और इसके बाद कुछ और जानकारियां हमारे पास आ रही हैं, कुछ और हमने आरटीआई भेजी हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आनी, उसके आधार पर हम आपको खबर देंगे। लेकिन एक बात का भरोसा जो मैं पहले भी देता रहा, जो अभी भी दे रहा हूं, कि एमवे छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये दुनिया की, पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है। इन्होंने बहुत सारे कानूनों को देखा और समझा है, इन्होंने बहुत सारे देश के कानून की पेचीदगियों को समझा है। इनके पास दुनिया के बड़े एडवोकेट्स हैं, बड़े लॉयर हैं, बड़े एडवाइजर हैं, बड़े कंपनी के जानकार हैं, बड़े कानूनों के जानकार हैं। कई लोगों ने कहा कि इनके पास पैसा बहुत है, ये मिथ्या बातें हैं। सवाल पैसे का नहीं होता है, पैसे से कानून नहीं बिकता है, लेकिन समझदारी से, समझने से, जानकारी से कानून चलता है। तो यकीनन ऐसी उम्मीद है कि शायद इस केस के ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग एक नए मोड़ की तरफ जाएगी। मैं अपने अगले वीडियो में आपको एक और ऐसी ही खबर बताऊंगा कि कानून क्या कहता है, दायरा क्या है। और मैं एक बात और चलते चलते क्लियर कर दूं आपको कि रॉयल्टी कितनी ली जाएगी, ये भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं है। एक डायरेक्टर कितनी सैलरी लेगा, ये तक कानून आज भारत में नहीं है कि एक कंपनी में जो डायरेक्टर बनेगा वो सैलरी कितनी ले सकता है कम से कम। हाँ, लिमिटेड कंपनियों में तो इसका दायरा है, उसमें तो फिक्स किया है लिमिटेड कंपनियों में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर की तनख्वाह तक का कोई भी दायरा नहीं है। मेरा अगला वीडियो इसी को लेकर आएगा कि भारत की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एक डायरेक्टर कितनी सैलरी ले सकते और कितनी सैलरी ले रहे हैं, क्या वो आश्चर्यचकित करने वाला है। ये खुलासा या ये जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। इसके बाद जो वीडियो आ रहा है आप देखते रहिए सत्य हुंकार, और मैं और भी ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही जानकारियां जैसे जैसे मेरे पास आएंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ, देखते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।